पंजाब कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। पार्टी में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए होगी बैठक। उत्तराखंड में सीएम आवास कोविड मरीजों के लिए किया जा रहा तैयार। बोले सीएम तीरथ रावत, तीसरी लहर की तैयारियों में कहीं कमी नहीं। दिल्ली एनसीआर में जुलाई में दस्तक देगा मानसून। 30 जून तक उत्तर पश्चिम भारत में तेज बारिश के आसार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। कैपिटल हिंसा की जांच के लिए चयन समिति बनाएंगे यूएस हाउस डेमोक्रेट। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख कर लेते हैं इस बुलेटिन में खबरों का। भारत के इतिहास में आज ही के दिन 25 जून 1975 में देश भर में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। यह आदेश देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर दिए गए थे, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल रहा, क्योंकि आपातकाल में भारत में चुनाव स्थगित हो गए थे। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि का आपातकाल था। 1975 में आपातकालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी और यह घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर शख्स को जेल में बंद करवा दिया था। बता दें कि देश में आपातकाल की ड्राफ्ट पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून को आधी रात को हस्ताक्षर किए थे और जिसके बाद पूरा देश इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बंधक बना दिया गया था। वहीं 26 जून की सुबह जब 6 बजे इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें गृह सचिव खुराना ने आपातकाल की घोषणा पत्र कैबिनेट को सुनाया। वहीं देश में आपातकाल की जानकारी आम जनता को ऑल इंडिया रेडियो के जरिए दी गई और देश भर में आपातकाल लगाए जाने के बाद मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं काम कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में अपने आवास पर पंजाब के पार्टी विधायकों से मुलाकात करेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में बुधवार को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। इस दौरान पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर के खत्म करने के लिए सिलसिलेवार बैठकों के बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बुधवार को कहा कि मौजूदा हालात को जल्द ही सुलझाया जाएगा। दरअसल पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार 2 मौजूदा विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने के मामलों में सवालों में घिरी हुई है। वहीं जाखड़ का कहना है कि कुछ गलत लोग मुख्यमंत्री को सलाह दे रहे हैं, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है। जाखड़ ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि मुझे उम्मीद है कि मौजूदा स्थिति जल्द ही सुलझ जाएगी। कांग्रेस के 2 विधायकों के बेटों को नौकरी देने के फैसले पर कुछ गलत लोग मुख्यमंत्री को सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम अमरिंदर सिंह के बीच चल रहे विवाद पर किए गए एक सवाल के जवाब में जाखड़ ने कहा, यह बातचीत और आपसी सहमति का एक हिस्सा है। पंजाब मामलों के प्रभारी कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा कि एक रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसका जवाब 8 से 10 जुलाई तक कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को देना होगा। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपना बयान 3 सदस्यीय पैनल को देंगे। एनएचआरसी के 2 दल गुरुवार को पश्चिम बंगाल पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक चुनाव के बाद राज्य में होने वाले हिंसा की सच्चाई जानने डीआईजी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में पहुंचे इन दलों ने कोलकाता और सिलीगुड़ी में अलग अलग कई इलाकों का दौरा भी किया। दरअसल आयोग के उस 7 सदस्यीय दल की मदद करेगा, जिसका गठन कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर एनएचआरसी सदस्य राजीव जैन के नेतृत्व में किया गया है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे कई मामलों में राज्य सरकार को पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है। अब भाजपा ने केंद्रीय मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय महिला आयोग के पास गुहार लगाने का फैसला किया। पार्टी का मानना है कि उनके पास सत्तारूढ़ दल और राज्य सरकार की तरफ से हिंसा को प्रायोजित करने का पुख्ता सबूत है। ऐसे में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और इस तरह वह लगातार तृणमूल कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाए रख सकती है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस हिंसा का सहारा लेकर उनकी पार्टी का वही हाल करना चाहती है जो पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और उनके सहयोगी दलों का किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निरंतर सुधारों से भारत कारोबार के लिए शानदार स्थान बना रहा है। उन्होंने गुरुवार को वैश्विक निवेशकों से कहा है कि हाल ही में किए गए एफडीआई सुधार, निजीकरण नीति और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाएं। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच की तरफ से आयोजित वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोष की स्थिति नियंत्रण में है, इसमें और सुधार होने की उम्मीद है और देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत है। और सीतारमण ने कहा है कि विकास के अवसरों पर निवेश के मामलों में भारत ने व्यापक सुधार किए हैं, जिसके कारण भारत विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित आर्थिक विकास की अवसर, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थिति भारत की वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरती है। बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा संशोधित बजट अनुमान में वित्त मंत्रालय के 9.5% के आकलन का कम है और जीडीपी का 9.3% रहा। इससे पहले सीतारमण ने बुधवार को सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप समावेशी, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए वित्त पोषण और विकास को लेकर के तय करने का आह्वान किया है। एसडीजी को 2015 में अपनाया गया था और इसके तहत पूरी दुनिया ने 2030 तक अत्यधिक गरीबी खत्म करने, असमानता को कम करने और पृथ्वी को संरक्षित करने का साझा लक्ष्य तय किया है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की कार पर खतरनाक और लापरवाही से वाहन चलाने के लिए चालान काटा है। घटना बुधवार सुबह की है, जब रॉबर्ट वाड्रा अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ बारापुला फ्लाईओवर से सुखदेव विहार जा रहे थे। उन्होंने अपनी कार का अचानक ब्रेक लगा दी। नतीजन एक और कार जो रॉबर्ट वाड्रा की कार के पीछे आ रही थी, पीछे से टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा के वाहन के धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया, जो खतरनाक ड्राइविंग के लिए होता है। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी के अनुसार वाड्रा की कार को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर के पीछे से टक्कर मारी गई। उन्होंने अचानक ब्रेक लगाई थी, जिसके बाद चालान जारी किया गया। अधिकारी ने कहा कि वाड्रा बुधवार सुबह अपने ऑफिस जा रहे थे, जबकि उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी एक अन्य वाहन में सवार थे। अधिकारी ने कहा कि अचानक वाड्रा ने ब्रेक लगाया, जिससे परिणाम स्वरूप उनकी सुरक्षा टीम के वाहन ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि यह घटना के बाद यातायात पुलिस ने चालान जारी किया है। तो उधर मेघालय हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि लोगों को कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए मजबूर न करें, बल्कि इसके बजाय उन्हें समझाने और जागरूक करने की कोशिश करें। मेघालय में जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें दुकानें खोलने या टैक्सी चलाने से रोका जा रहा है और इसी को लेकर कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमादर और जस्टिस एस थांक्यू की पीठ ने कहा है कि सरकार कानून की तरफ से अपनाई गई प्रक्रिया के अलावा आजीविका के अधिकार को छीनकर व्यक्तियों के जीवन के मौलिक अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया भी निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। जबरन वैक्सीन भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के मुताबिक मूलाधिकारों का हनन माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें टीकाकरण न करवाने पर किसी भी नागरिक की आजीविका को प्रतिबंधित या छीना जाए। पीठ ने उपायुक्तों द्वारा दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और यात्री वाहनों को उनके संबंधित जिलों में व्यवसाय फिर से शुरू करवाने व रोकने के आदेशों का स्वतः संज्ञान लिया है और इसके बजाय उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को नोटिस बोर्ड लगातार टीका लगवाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई भी दुकान, प्रतिष्ठान, स्थानीय टैक्सी, ऑटो रिक्शा, मैक्सी कैब और बसें कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें तुरंत बंद करें। कोर्ट ने कहा
कि टीका हिचकिचाहट के मुद्दे से राज्य सरकार को इस तरह से निपटने की जरूरत है जो मंगलवार को जारी दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप हो और कोर्ट ने अधिकारियों को आगाह किया है कि वह स्थिति की बारीकी से निगरानी करें और इस बात पर जोर दिया है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। मामले में अब अगली सुनवाई 30 जून को होगी। ओडिशा सरकार ने कहा है कि वो 30 जून को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन लॉन्च करेगा और ये वैक्सीन न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की शुरुआत से राज्य में सालाना लगभग 8 लाख छोटे बच्चों को लाभ होगा और राज्य में बच्चों में निमोनिया और मेनिंजाइटिस के कारण रोगों की संख्या और मृत्यु दर की जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। पत्र में बताया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 30 जून 2021 को राज्य स्तर पर वर्चुअल मोड के माध्यम से प्रोग्राम के तहत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को लॉन्च करेंगे और इसके साथ ही कहा कि नियमित टीकाकरण में पीसीवी की शुरुआत के बाद ये हमारा राज्य में सालाना लगभग 8 लाख छोटे बच्चों को लाभान्वित करेगा और इससे राज्य में बच्चों में निमोनिया और मेनिंजाइटिस के कारण रोगों की संख्या और मृत्यु दर के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही पत्र के मुताबिक यूआईपी के तहत पीसीवी की शुरुआत के लिए कई गतिविधियां सुनिश्चित की जाएंगी जिसमें कलेक्टर, नगर आयुक्त, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और लोक स्वास्थ्य अधिकारी अपनी स्वास्थ्य टीम और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसमें भाग लेंगे। साथ ही कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए राज्य सरकार की तरफ से लॉन्चिंग के बाद फिर से इसे जिला स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा है कि न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी और कड़नकुलम परमाणु प्लांट समेत अलग अलग परियोजनाओं के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ एआईएडीएमके के शासनकाल के दौरान पुलिस में दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि उत्तरी तमिलनाडु में बड़े उद्योग लगाए जाएंगे जिससे 22,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्टालिन ने कहा कि उन्हें दृढ़ विश्वास है कि युवा, पुरुषों और महिलाओं के लिए ये उपयुक्त रोजगार के अवसर उनके और तमिल समाज के विकास की नींव है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और पहले चरण में इस तरह की परियोजनाएं पिछड़े हुए उत्तरी क्षेत्रों में चेयर और तिंडवन्नम में शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कई घोषणाएं करते हुए कहा कि कोविड के बाद की जटिलताओं को दूर करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में पोस्ट कोविड क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सलेम चेन्नई एक्सप्रेसवे, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, मीथेन अन्वेषण निष्कर्षण और न्यूट्रिन वेधशाला परियोजनाओं के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले लोगों के विरुद्ध पिछली एआईएडीएमके सरकार के दौरान दर्ज किए गए सभी पुलिस मामले वापस लिए जाएंगे। स्टालिन ने कहा कि इसी तरह मीडिया, 3 कृषि कानूनों और नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों के खिलाफ दर्ज मामले भी खत्म किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तूतीकोरिन में वेदांता को स्टरलाइट यूनिट के खिलाफ हुए विरोध के संबंध में दर्ज मामलों को पहले ही वापस लिया जा चुका है। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली महिला विधायक का इस बार एक जेसीबी चलाने के साथ खुद कुदाल लेकर नालियों की सफाई करती हुई नजर आई। दरअसल अंबा ने बड़का गांव की एक सड़क के गड्ढों को भरने के लिए निजी खर्चे से स्टोन चिप्स और डस्ट मंगवाए थे। इसी को समतल करने के लिए जेसीबी मंगाई गई थी, जिसे थोड़ी देर के लिए अंबा प्रसाद ने खुद भी चलाया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक के जेसीबी चलाने की चर्चा पूरे इलाके में खूब हो रही। लेकिन साथ ही लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि अंबा प्रसाद ने जेसीबी चलाने की ट्रेनिंग कब ली और हैवी कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस उनके पास है कि नहीं। अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर कैसे उन्होंने जेसीबी चलाई। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कानून वापसी की मांग और एमएसपी पर न्यूनतम मूल्य की खरीद गारंटी को लेकर पिछले काफी समय से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं फिर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ से हजारों किसान रवाना हो चुके हैं। भाकियू प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार ने बताया कि सहारनपुर जिले से करीब
15 ट्रैक्टर ट्रॉली रवाना हुई हैं और इसके साथ ही किसान अपने निजी वाहनों से भी गाजीपुर के लिए कूच कर रहे हैं। सहारनपुर से शुरू होकर किसान यात्रा मुजफ्फरनगर से होते हुए मेरठ के शिवाय टोल प्लाजा पर पहुंची। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार मांगे नहीं मान लेती, पीछे नहीं हटेंगे वो। तो श्रावस्ती जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री होनी थी, लेकिन कार्यालयों में अधिकारी नदारद दिखे, जिसके चलते किसी भी प्रत्याशी को नामांकन पत्र नहीं मिल पाया है। जबकि 24 जून को नामांकन पत्रों की बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक का था। वहीं सभी दल के प्रत्याशी देर शाम 5 से 6 बजे तक अधिकारियों का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई अधिकारी कार्यालय में नहीं पहुंचा, न ही नामांकन पत्रों की बिक्री हुई और इस पर पूर्व विधायक ने लोकतंत्र की हत्या बताई। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा यादव जी पर्चा लेने यहाँ कलेक्ट्रेट निर्वाचन कार्यालय में हम लोग आए हैं। यहाँ 5 बज गया है, कोई अधिकारी दिखाई नहीं देता है। एक चपरासी बैठा है, वो बता रहा है मुझे अधिकारियों के बारे में मालूम नहीं है। और जब उच्च अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका स्विच ऑफ आता है। कहीं कहीं उनके ये फ़ोन भी उठाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ अधिकारी नहीं है, वहाँ भर पर घूम रहे हैं। जबकि हम लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी आज 5-6 दिन पहले बताया था कि जिले में डीएम एसपी के द्वारा चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र की हत्या होगी। ये आज प्रतीत हो रहा है जनपद श्रावस्ती में कि हमारी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को पर्चा नहीं दिया गया, निर्दलीय पर्चा नहीं दिया गया। इससे भाजपा सरकार के लोग जो बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, जिसके हुकूमत में ये सरकार चल रही है, इससे प्रतीत होता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और उनको ये एहसास हो गया था कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष श्रावस्ती में बनेगा, क्योंकि हमारे पास जनमत था, बहुमत था, हमारे 14 सदस्य जीते थे और हमारी अध्यक्ष। दिल्ली के सराय इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल सराय रोहिल्ला के कमल टी पॉइंट के पास टीडीसी क्लस्टर बस ट्रैफिक पुलिस के बूथ में घुस गई। हादसे में करोल बाग ट्रैफिक सर्कल के एएसआई गोविंद, हवलदार ऋषिपाल, रोहिणी ट्रैफिक सर्कल के किशन कुमार जख्मी हो गए हैं और हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई है, जिसकी अभी पहचान नहीं हुई है। वहीं कुल 5 लोग जख्मी हुए हैं। तो ऊपर ये कंट्रोल नहीं हो पाया, साइकिल वाला भी आगे चल रहा था तो ये कंट्रोल नहीं हुई, इसकी ब्रेक नहीं लगी तो इसमें जाते हुए ड्राइवर ने सीधा ऑन द स्पॉट ठुक गई। इस कारण मोटरसाइकिल वाला भी बड़ी बचा रहा था, बचाते बचाते वो ऑटो वाला भी पता नहीं कहाँ निकल गया, उसको वो भी पहले निकल गया। यूपी के लोनी में एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटे जाने वाले वायरल वीडियो के मामले पर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को पूछताछ के लिए गुरुवार को लोनी थाने पहुंचना था, लेकिन वो थाने नहीं गए क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी। अब कोर्ट ने 5 दिन तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मनीष महेश्वरी ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा है कि वो कंपनी के निदेशकों में शामिल नहीं हैं। कंपनी के निदेशक विदेश में बैठे हैं और वो यहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग का काम देखते हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी इसकी नहीं है कि ट्विटर पर कैसा कंटेंट डाला जा रहा है। उनका पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को उनसे सख्ती न बरतने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ वर्चुअल माध्यम से पूछताछ के लिए कहा है। हालांकि पुलिस ने वर्चुअल बयान लेने से मना करते हुए सोमवार तक इंतजार करने की बात कही है। फैशन डिजाइनिंग कोचिंग सेंटर की आड़ में युवाओं से ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग युवाओं को 3 दिन की कोचिंग के बाद नौकरी और प्रोडक्ट बेचने पर मोटा कमीशन मिलने की बात करते थे और ठगी करते थे। उनके साथ युवाओं को जोड़ने पर अधिक रुपए देने का आश्वासन भी दिया जाता था। CIA1 और अंबाला शहर पुलिस ने जब जलबेहड़ा रोड स्थित शारदा नगर में एक मकान पर छापा मारकर सभी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों में ज्यादातर युवक और युवतियां पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मद्रास, झारखंड आदि राज्यों से हैं। छापे के दौरान कंपनी संचालक ने जब किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले विनय कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने
नौकरी के लिए बुलाया था। उसके बाद 2000 रुपये 3 दिन की ट्रेनिंग और रहने खाने के लिए गए। विनय ने इस मामले की सूचना एसएचओ कैंट विजय कुमार को दी। उसने बताया कि मुझे ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने की ट्रेनिंग दी, फिर कहा कि 14,000 रुपये में नौकरी पर लगवाएंगे, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये लोग मेरे जैसे बहुत से लोगों को ठगी कर रहे हैं। और इसके बाद ही पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस प्रकार से यहाँ पर जलवेड़ा रोड पे जो है ना, एक बिल्डिंग किराए पे लेकर के एक प्राइवेट सेंटर चला रहे हैं, जिससे मार्केटिंग का काम करते हैं। और इस प्रकार लॉकडाउन में उन्होंने इस प्रकार की कोई परमिशन ना लेकर काफ़ी बच्चों को वहाँ इकट्ठा किया। इस इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पहुँचे थे, जहाँ पर यहाँ पर लगभग 125 के करीब बच्चे जो इस प्रकार इकट्ठे किए हुए हैं, जिस प्रकार से इन्होंने अवहेलना की है। और उसको कोई भी इन प्रकार का इन्होंने कोई लाइसेंस भी नहीं लिया हुआ कि या कोई सेंटर चला रहे हैं, उसकी छानबीन कर रहे हैं। और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन FIR दर्ज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें किस किस का कौन आता है आगे उसको लेंगे। कितने स्टूडेंट पढ़े गए हैं? छात्र लगभग 125 से 130 सर, किस राज्य के रहने वाले हैं? छात्र कहाँ के रहने वाले हैं? अलग अलग हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं। कोई स्टूडेंट ने भी शिकायत दी है? कोई अभी शिकायत वो पूछ रहे हैं, कुछ अभी तक नहीं आई है। अभी वो पूछ रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। कोई शिकायत करेगा तो उसको भी बीच में लेंगे। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।